हेलो फ्रेंड। एनबीके जिस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ यूरोपीय यात्रियों का भारत आगमन के संबंध में डिटेल से बात करेंगे। यूरोपीय यात्रियों का भारत आगमन के में दो कैटेगरी है। एक है अंग्रेजों के आगमन के पूर्व, दूसरा है अंग्रेजों के आगमन के बाद। तो यहाँ पे हमें मार्को पोलो से लेके जो बर्नियल है उनकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें इसके पहला पार्ट में हमने जो विदेशी यात्रियों का भारत आगमन के संबंध में यूनानी यात्री, चीनी यात्री तथा मुस्लिम यात्री की चर्चा डिटेल से किया है। इसका वीडियो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिए। हम यहाँ पे जो यूरोपीय यात्रियों का भारत आगमन के संबंध में चर्चा करेंगे, इसमें ये करेंगे कि जो जितने भी विदेश यूरोपियन यात्री भारत में आए उनके द्वारा वो किस देश से आए, उनका यात्रा वृत्तांत क्या है तथा भारत के संबंध में उनका विचार क्या है। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो है मार्को पोलो, जो को इटली के वेनिस के निवासी थे। ये जो मार्को पोलो थे वो व्यापारी थे, लेखक थे तथा अन्वेषक थे। इनका जन्म वेनिस राज्य में हुआ था। वह चीन से वेनिस वापस लौटते समय भारत आए थे तथा भारत के कोरोमंडल तट पे पहुंचे थे। वहां पे पांडव नरेश माल वर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। उनके द्वारा पांड्य साम्राज्य की समृद्धि, विदेश व्यापार तथा उनकी जो न्याय व्यवस्था थी उसका डिटेल से उन्होंने वर्णन किया है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना कि जो पांड्य राज थे वहाँ पे मावल मोतियों के लिए वो प्रसिद्ध था, मावल मोतियों के लिए। इसके अलावा जो काकतीय वंश के जो शासक रुंडब्बा है उसका उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। हम अगला है निकोलो कोंटी। ये भी इटली के निवासी थे, जो कि देवराय जो कि विजयनगर के शासक थे। देवराय प्रथम के समय में यहाँ पे आया था। हमेशा क्वेश्चन आता है कि निकोलो कोंटी किनके शासनकाल में भारत आए थे, तो वो है विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय में हुआ था। ये कोंटी ने विजयनगर का शहर और उसके जो वहाँ की जो मुद्राएं थी, वहाँ का उस समय का त्योहार था, उसका वर्णन किया है। वो सती प्रथा, विजयनगर शासकों की शक्ति और विजयनगर शहर की रूपरेखा के साथ साथ दीपावली और नवरात्र की उत्सवों की भी चर्चा यहाँ पे करते हैं। शासकों की शक्ति के बारे में उनका कहना था, उसमें 90,000 मनुष्य ऐसे थे जो शास्त्र धारण करने के योग हो सकते थे। विजयनगर शहर के बारे में उनको चर्चा किया जाता है कि नगर का जो घेरा था वो 60 मील का था। इसकी जो दीवारें थी पहाड़ों तक चली गई थी और नीचे की ओर घाटियों की ओर घेरे हुए थे। ये कोट इसलिए हम करने के, अगर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आप चर्चा करते हैं तो ये आप कोट कर सकते हैं। अब तीसरा है निकिटिन। ये निकिटिन रूस के निवासी थे, जो कि भारत 1470 में आए थे। वो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज, विजयनगर का शासक बहमनी राज था दक्षिण भारत में। उसमें बहमनी के शासनकाल में मोहम्मद तृतीय यहाँ पे आए थे। वो बीदर, उसकी जो बहमनी की राजधानी थी बीदर, वहाँ पे काफ़ी समय तक वहाँ पर रहे थे। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत था वो बहमनी तथा विजयनगर दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला है बारबोसा। एक्चुअली बारबोसा पुर्तगाली के निवासी थे, जो कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषिए के रूप में, एक आधिकारिक रूप में यहाँ पे यात्रा की थी। वो कृष्णदेव राय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय के समय में कौन सा यूरोपियन यात्री भारत आए थे, तो वो दुआर्तो बारबोसा इनका आंसर होगा। इसमें दुआर्तो बारबोसा है जो कि कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। ये विजयनगर समाज के इतिहास तथा मध्यकालीन दक्षिणी भारत के आर्थिक इतिहास का विस्तृत से उनको द्वारा वर्णन किया जाता है। वो विजयनगर के जहाजों के निर्माण तथा सती प्रथा की चर्चा की है। जितने भी विदेशी यात्री उस समय आए थे वो सती प्रथा की चर्चा करते, क्योंकि यहाँ पे सती प्रथा काफी बड़े पैमाने पे हो रहा था। बारबोसा लिखता है कि जो विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्रथा लिंगायतों, चेतियों तथा ब्राह्मणों में प्रचलित नहीं थी। तो ये को आप कोट कर सकते हैं। अगर उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में अगर लिखने के लिए आंसर आता है तो वो ये आप बारबोसा के द्वारा ये जो कथन है उसको कोट कर सकते हैं। उनका यह भी कहना कि जो हीरे और कीमती पत्थर वो जो पेगू से मंगाए, पेगू मतलब बर्मा से मंगाए जाते थे उसमें विजयनगर में, तथा रेशम चीन से तथा चंदन मालाबार से आते थे। तो ये आर्थिक इतिहास के बारे में आप इसका डिटेल से आप कोट कर सकते हैं। बरबोसा महमूद बेगरा, जो कि गुजरात के शासक था, उस समय भी वहां पे वो गया था। बेगरा के बारे में उनका कहना था कि बचपन से ही किसी जहर का नियमित रूप से वो सेवन करता था। अब है डोमियो पांगस। डोमियो पांगस काफी इंपॉर्टेंट है।
ये जो पुर्तगाली यात्री थे, जो कि कृष्णदेव राव के समय ही विजयनगर आते हैं, उसने कृष्णदेव की व्यक्तिगत विशेषता तथा शासनकाल के बारे में डिटेल से लिखा है। उसने कृष्णदेव के शासनकाल के आंखों को देखा हाल लिखा है। वो व्यक्तिगत विशेषता के बारे में कहता है कि वो वह बहुत विद्वान तथा पूर्ण रूप से राजा था, मनोवृत्ति में प्रसन्न तथा दयालु था। उस समय विजयनगर 200 प्रांतों में बटे थे। शहर की चर्चा उनके द्वारा कहा जाता है कि विजयनगर उतना ही बड़ा है जितना कि रोम, और देखने में वह अत्यंत सुंदर तथा विश्व में व्यवस्थित नगर के रूप में है। इसके अलावा शिल्प एवं व्यापार की चर्चा उनके द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि प्रत्येक गली में मंदिर है, क्योंकि यह सभी शिल्पियों की तथा व्यापारियों के लिए संस्थाओं के स्रोत हैं। जो मंदिर हैं वो जितने भी शिल्पी और व्यापारियों के संस्थाओं के स्रोत थे। इसमें कहा जाता है कि शिल्पी के मकान के ऊपरी भागों में शिल्पी है मकानों के ऊपरी भागों में रहते थे तथा नीचे उनकी दुकानें होती थी। इतना वो उसमें को फेमस था वो शिल्पियों का। उसमें जो नवरात्र पर्व का भी वर्णन उनके द्वारा किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि नवरात्र, उसमें अंतिम दिन पशु बलि की चर्चा की जाती है। इसमें इस पर्व के अंतिम दिन लगभग 250 भैंसों तथा 4,500 भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती थी। ये सब डोमिंगो पायस के द्वारा इनका वर्णन किया जाता है। तो ये कुछ उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा सीजर फ्रेडरिक है, भी पुर्तगाली यात्री थे। ये जो है विजयनगर के पतन के बाद आए थे। जब तालीकोटा का जो युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद वो वहां पे पहुंचे थे 1567। इसके जस्ट तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसके जस्ट बाद 1567 ईस्वी में वो विजयनगर की यात्रा करते हैं। उस समय विजयनगर के पतन के बारे में उनके द्वारा चर्चा की जाती है। अब नोनीज, हाँ, नूनिज जो पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी था, जो कि विजयनगर की यात्रा देवराय द्वितीय अच्युत राय के शासनकाल में उनके द्वारा किया जाता है। वो विजयनगर साम्राज्य में 3 वर्षों तक रहता है। वह लिखता है कि क्यूलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगु मतलब बर्मा और मलाया देवराय द्वितीय को कर देते थे। मतलब उनका साम्राज्य यहाँ तक विस्तृत था। इसके अलावा सती प्रथा, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा का भी उल्लेख करता था। इसमें ये जो महिलाओं के बारे में डिटेल से उनके द्वारा बात की जाती है। जो उसमें कोई कुरीतियां थी, सती प्रथा, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को लिख के साथ साथ वो यह भी कहा था कि उसमें लेखा पढ़ी महिलाएं जो थी अकाउंटेंट थी, पहलवान थी, खगोल शास्त्री थी, संगीतकार थे, भविष्य वक्ता की भी भूमिका भी वो निभाते थे महिलाएं। इसके अलावा न्यायांकन व्यवस्था की भी चर्चा की गई है। न्यायांकन व्यवस्था जो एक तरह का सैनिक व्यवस्था थी, जिसमें कि बड़े बड़े सामंत होते थे, उनके अंदर सैनिक व्यवस्था रहती थी। तो वो न्यायांकन व्यवस्था की भी इनके द्वारा व्यवस्था की चर्चा इनके द्वारा की गई है। अब है फादर एंटोनियो मोन्सेरेट, जो कि अकबर के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल में जो फर्स्ट जो अंग्रेज थे वो आए थे, वो थे फादर एंटोनियो मोन्सेरेट। ये हमेशा पूछा जाता कि पहला यूरोपीय यात्री कौन थे जो अकबर के दरबार में आए थे। तो वो पुर्तगाली यात्री थे मोन्सेरेट। उसने अकबर के जो शक्ल सुलभ पोशाक, धार्मिक मान्यताओं, शहजादा एवं शहजादियों की शिक्षा के बारे में विस्तार से लिखा है। उसने अपनी लैटिन भाषा में जो जिस मिशन से वो जुड़े हुए थे, जेसुइट मिशन, उनका पूरा वृत्तांत वो लिखते हैं, जो कि अकबर के शासनकाल के समसामयिक स्रोत के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। वो है कि मोहसिर अकबर के काबुल अभियान के समय भी वो उनके साथ जाता है। वो मुगलकालीन शासन व्यवस्था, डाक वाहन, जलघड़ी तथा नवरोज उत्सव, नवरोज उत्सव के बारे में भी डिटेल से जो फारसी का जो उत्सव है नवरोज उत्सव, उसकी भी चर्चा वो करता है। वो जो मोन्सिरेट थे, वो अकबर के बुलावे पे आते हैं। वो एक जेसुइट साधु था, जिसमें गोवा के पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा मुगल दरबार में भेजा गया था। वो बादशाह अकबर के निमंत्रण पे ही वो वहां पे आते हैं। तो ये सब कुछ छोटा पॉइंट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक है लॉर्ड फिंच। लॉर्ड फिंच के बारे में ये अकबर के समय में आते हैं। ये पहला अंग्रेज यात्री था जिन्होंने भारतीय जनजीवन के बारे में लिखा है। लॉर्ड फिंच काफी इंपॉर्टेंट है।
पहला अंग्रेज यात्री थे जिसने भारतीय जनजीवन के बारे में लिखा है। वो फतेहपुर और आगरा पहुंचने वाले प्रथम अंग्रेज थे, जो उसमें जो मुगल शासक के जो राजधानी थे वहां पहुंचने वाले प्रथम अंग्रेज व्यापारी थे। इसने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उनके द्वारा कहा जाता है कि आगरा बड़ा शहर है तथा फतेहपुर सीकरी आगरा से भी बड़ा था, और दोनों आबादी और आकार में लंदन से भी बड़े थे। उसमें यूरोपियन जो कंट्रीज उसमें सबसे लंदन सबसे बड़ा शहर माना जाता था, लेकिन लॉर्ड फिंच जो ये भी कहते हैं कि उस समय जो आगरा फतेहपुर सीकरी थे वो लंदन से भी बड़ा था। उस समय के बाल विवाह तथा सती प्रथा की चर्चा उनके द्वारा भी की जाती है। उन्हें बुरहानपुर में बाल विवाह होते हुए देखा था तथा गुजरात के सती प्रथा की चर्चा उनके द्वारा की जाती है। अब विलियम हॉकिंस है, वो जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री थे, जो कि अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो भारत आते हैं। वो जो विलियम हॉकिंस थे वो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आते हैं। उनके द्वारा कहा गया यात्रा वृत्तांत में कि उस समय की जो व्यवस्था थी उसमें उसके बारे में कहा जाता है कि यदि किसी अमीर की मृत्यु हो जाती है तो समुची संपत्ति बादशाह पे उसका अधिकार हो जाता था। लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि उनके जो बच्चे थे उनको भी वो भी अच्छी जिंदगी वो व्यतीत करते थे। खासकर उसमें जो मनसबदारी व्यवस्था थी उस पर अमीरों का काफी कर्ज होता था। उसी के अनुसार यदि किसी अमीर की मृत्यु हो जाती तो उसकी समूची संपत्ति बादशाह के पास चला जाता था। उनके द्वारा यह भी कहा जाता है भारत चांदी के मामले में काफी संपन्न था। उसने कहा कि चांदी यहाँ आती है, यहाँ से जाती नहीं। सभी देशों के व्यापारी थे अपने जो चांदी के सिक्के के बदले यहाँ से माल ले जाते थे। इनके द्वारा जो वर्णन किया गया है वो ऐसा वर्णन किसी के द्वारा नहीं किया गया है, किसी अन्य यात्री के द्वारा नहीं किया गया है। ये उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में काफी डिटेल से उनके द्वारा चर्चा की जाती है। इस सती प्रथा का वर्णन भी उनके द्वारा किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि आगरा में जहांगीर की अनुमति के बिना कोई भी सती प्रथा लागू नहीं था। एक विलियम फिंच है जो कि हॉकिंस के साथ ही 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। उनके द्वारा लॉर्ड जनरल नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। उनके द्वारा 3 व्यापारिक मार्गों की चर्चा की गई है। सूरत आगरा जो कि बुरहानपुर के थ्रू होता था, आगरा अहमदाबाद तथा लाहौर काबुल। उस समय के जो कैदियों की स्थिति के बारे में वर्णन किया जाता था कि जो रोहतास किला था वो जितने भी अमीर थे जो आजीवन कैदी बनाए जाते थे उनको रोहतास किला में रखा जाता था, और वैसे थे जिनको 2 महीने के अंदर मृत्युदंड देने की संभावना होती थी वो रणथंभौर किला में उनको रखा जाता था। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ फिंच जो है जो मनुष्यों जानवरों पौधे किलो इलाके धार्मिक मान्यताओं का वर्णन करते हैं। ये इस तरह का वर्णन किसी अन्य यात्री के द्वारा नहीं मिलता। उसमें सामाजिक स्थिति थी उसकी भी चर्चा इनके द्वारा कहा जाता था। जो आगरा में बुलंद दरवाजा है जो कि अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलब्ध में बनाया गया था, बुलंद दरवाजा उनके द्वारा उसके समय में कहा जाता है कि वो सारी दुनिया में सबसे ऊंचा एवं भव्य माना गया है। तथा उसमें लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर उनके द्वारा कहा गया है, फिंच के द्वारा। उस समय जो अनारकली की दंत कथा थी, सलीम और अनारकली की जो चर्चा अभी हम लोग मूवी भी इसमें देख चुके हैं। अनारकली की दंत कथा के बारे में केवल फिंची ऐसा यात्री था जिनके द्वारा उल्लेख किया गया। तो अगर हम सलीम और अनारकली की चर्चा करेंगे तो उसमें अगर फिंच के हम उल्लेख करते हैं तो वो आपके आंसर को और ऑथेंटिकेट कर देगा। और सर टॉमस लो है जो कि जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल थे हॉकिंस के बाद। इनके द्वारा पूर्वी द्वीपों की यात्रा के रूप में यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है। ये जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री का कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला सर टॉमस लो ही था। ये हमेशा क्वेश्चन इस पे आते हैं कि कानूनी अधिकार किनको प्राप्त होता है फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने, था वो सर टॉमस लो के द्वारा ही होता था। इस समय जो हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है
वो मुगल दरबार में जितने भी षड्यंत्र हो रहे थे, धोखाधड़ी हो रहे थे, उसकी चर्चा वो करते हैं। वो 1617 ईस्वी में वो जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की भी यात्रा वो करता है। जो एडवर्ड टेलियक है, जो कि सर टॉमस लो जो आया था द्वितीय शिष्टमंडल, उसके साथ था। ये भी जहांगीर के समय में सर टॉमस लो के साथ यहाँ पे आए थे। वो सर टॉमस लो के साथ 1617 ईस्वी में वो अहमदाबाद और मांडू जाते हैं। वो मालवा और गुजरात के बारे में डिटेल से उनके द्वारा लिखा गया। उनके द्वारा कहा गया कि तंबाकू भरपूर मात्रा में उगाई जाती थी, परंतु लोग उसकी औषधीय जो मेडिकल जो नॉलेज है उसके बारे में अनभिज्ञ थे। इसके अलावा वो जहांगीर के व्यक्तिगत विशेषता का भी उल्लेख करता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि जहांगीर का जो व्यक्तित्व था वो क्रूरता एवं विनम्रता का योग था। कहा जाता है कि जहांगीर कहीं भी जाता था हमेशा उसके लिए गंगाजल उपलब्ध होता था। उस समय के तत्कालीन सिक्कों के आकार और मूल्यों की चर्चा उनके द्वारा चर्चा की गई है। उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ के जो सिक्के थे दुनिया के किसी भी देश के सिक्के से अधिक शुद्ध था। सिक्का को रुपया कहा जाता था। अब है कि जीन बैपिस्ट ट्रेवनियल, जो कि 1641 से लेकर 1667 1641 से लेकर 1687 तक लगभग 6 बार भारत की यात्रा करते हैं। उनका जो पुस्तक है वो ये फ्रांस की यात्रा थी। इनका जो पुस्तक है उसको ट्रेवल्स इन इंडिया कहा जाता था। ये उनके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन डिटेल से इसमें मिलता है। वो जो ट्रेवनियल थे वो पेशे से जौहरी थे। इसने गोलकुंडा के खानों का भ्रमण किया था। उनके तरफ कोहिनूर हीरो का डिटेल से वर्णन किया जाता है। इस हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन से जो यूरोपियन यात्री थे जिनके द्वारा कोहिनूर हीरो का चर्चा किया जाता था, वो है ट्रेवनियर। वो हीरा व्यापार तथा खनिजों के बारे में डिटेल से उनके द्वारा लिखा गया अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन इंडिया में। इसने जो समुद्री मार्ग, सिक्का, मापतौल, निर्यात, व्यापार, यातायात की चर्चा इनके द्वारा डिटेल की गई। तो उसमें जो आर्थिक इतिहास था शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में, तो उस आर्थिक इतिहास के जानने का काफी डिटेल सोर्स है उनका यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन इंडिया। अब है फ्रांसिस बर्नियल। एक फ्रांसीसी यात्री थे जो कि पेशे से डॉक्टर था। वो शाहजहां के समय में आया था। उनके द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया वो ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर है। उस समय जो सामूगढ़ की जो लड़ाई हुई थी दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, उस लड़ाई का वो प्रत्यक्षदर्शी था। उनके द्वारा कहा गया है अपने यात्रा वृत्तांत में कि किस तरह से जो दारा सिकोह को मृत्युदंड दिया गया था। उसमें था कि उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली की सड़कों पर उनको घुमाया गया था, तो अंत में हुमायूं के एक मकबरे में उनको दफना दिया गया था। दारा सिकोह की मृत्यु के बाद वो आमेर के जो मिर्जा थे राजा जयसिंह, गोवा के पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के दरबार में भी वो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं तथा ये अपने अपने यात्रा वृत्तांत में इनकी भी वो चर्चा करते हैं। अब लास्ट है निकालियो मनुची। ये इटली की यात्री थे जिनके द्वारा यात्रा वृत्तांत स्टूडियो दो मोगाल लिखा गया है। वो एशिया माइनर तथा फारस, जो कि ईरान की लंबी यात्रा करते हुए वो वापस आते हैं वो भारत। उस समय जो उनकी यात्रा वृत्तांत स्टूडियो दो मुगाल, उसमें मुगल दरबार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी उनके मिलती है। यह पुस्तक मुगल दरबार के बारे में सबसे विशिष्ट से विवरण जो है वो मनुची के स्टूडियो दो मुनार में ही मिलता है। उनका जो संस्मरण है उनका जो संस्मरण है उसमें वो शाहजहां, औरंगजेब, शिवाजी महाराज, दारा सिकोह, शाह आलम शाह आलम, राजा जयसिंह तथा किरत सिंह के बारे में डिटेल से उनके द्वारा चर्चा की जाती है। ये जो है जो मनुची वो दारा सिकोह के साथ तो सेना में तोपची की वो जॉब कर लेते हैं तथा 1959 में दारा सिकोह की पराजय व मृत्यु के बाद वो डॉक्टरी का पेशा अपना लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो यूरोपीय यात्रियों का विवरण है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से तथा मुख्य परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें वो किस देश से आए, उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत क्या लिखा गया तो उसमें के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, इतिहास के बारे में क्या लिखा गया उसकी आपको याद रखने की आवश्यकता है।
तो ये वीडियो कैसा लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।